नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की ओर। भारी बारिश से प्रभावित इलाकों का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थलीय निरीक्षण किया। खास बात यह रही कि सीएम धामी ट्रैक्टर से हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचे और हालात का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने प्रभावित परिवारों से सीधे संवाद भी किया और भरोसा दिलाया कि सरकार हर संभव मदद उनके साथ खड़ी होकर यहां पर करेगी। और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश से हरिद्वार का लक्सर क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित है। हालात का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ट्रैक्टर से बाढ़ प्रभावित गांव तक पहुंचे। इस दौरान उन्होंने महाराजपुर, रायसी और गंदासपुर समेत कई गांव का दौरा किया और ग्रामीणों से सीधे मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद दी जाएगी और सरकार इस आपदा की घड़ी में पूरी तरह उनके साथ खड़ी है। इसी को लेकर लक्सर से बीजेपी के पूर्व विधायक संजय गुप्ता से जनता टीवी संवाददाता हर्ष सैनी ने खास बातचीत। सीमांत क्षेत्र में यहाँ पर काफी जल भराव हुआ था और लोगों के घरों में पानी गया है। वहाँ पर आने जाने में भी लोगों को परेशानी हो रही है। ऐसे समय में मैं स्वयं वहाँ जाकर लोगों से मिला हूँ और जो जरूरत की जरूरी सामान है या वहाँ जो लोगों की मांग है पर हम काम करेंगे। सभी आपदा प्रभावितों के साथ हम लोग हैं। ऐसे समय में हमारे बच्चों का स्कूल जाना आना ये भी आगे चलकर सुचारू रूप से हो, उसके लिए मैंने वहाँ पर कहा है कि निकट भविष्य में सड़क ऊंची बनाई जाएगी। और साथ ही हर वर्ष इस प्रकार की समस्या विस्थापन इत्यादि के लोगों ने कहा है, उसके लिए भी कहा है कि विस्थापन पूरे राज्य के अंदर इस वर्ष बहुत आपदा है। हराली, थराली, हमारा जगपुरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, टिहरी सभी जनपदों में लगभग और मैदानी क्षेत्रों में जल भराव है। उधमसिंह नगर में, उधर चंपावत के मैदानी क्षेत्रों में, तो सभी जगह पर हम प्रशासन हमारा अलर्ट है। 24 घंटे जो है अलर्ट मोड में रहकर सभी के साथ समन्वय बनाकर काम कर रहा है। हरिद्वार पहुंचे थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। लक्सर के पूर्व विधायक संजय गुप्ता जो मुख्यमंत्री जी के साथ लगातार इस दौरे में मौजूद रहे हैं। सर, धामी जी के साथ आप लगातार पूरे कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। किस प्रकार से किन किन क्षेत्रों का दौरा किया है, क्या आश्वासन उन लोगों को दिया है जिन पर इस आपदा से कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा? देखिए, उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी केवल आश्वासन नहीं देते, वो धरातल पर काम करते हैं। और आज उन्होंने लक्सर विधानसभा क्षेत्र के लोगों की पीड़ा को जानकर, बाढ़ पीड़ित लोगों की, वो उन्होंने कहा मैं कल वहां आऊंगा, निरीक्षण करूंगा स्वयं। और उन्होंने वहां स्थानीय लोगों के लिए राशन की दी और पशुओं के लिए चारा भिजवाया। और जो सड़क 5 किलोमीटर जिसमें 2-3 मीटर भराव पानी का रहता है, उसको दोबारा पुनः उसका निर्माण होगा। और भी कई विस्थापन की समस्या थी, सबको दूर करने का उन्होंने वही मौके पर लगभग कितने सर क्षेत्रों में इस जलभराव की समस्या से प्रभावित हुए हैं सर? लक्सर, खानपुर दोनों विधानसभा क्षेत्रों में बहुत जल भराव की स्थिति है। ग्रामीण लोग परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने हमारी पीड़ा को समझा और उसको निस्तारण करने के लिए। आप जानना चाहेंगे क्या कोई मुआवजे का भी ऐलान मुख्यमंत्री ने किया? अब ये डीएम साहब को उन्होंने निर्देशित किया है, वो बताएंगे। सर, एक अंतिम सवाल लेंगे। 2027 विधानसभा चुनाव से क्या लक्सर से पुनः आपको भारतीय जनता पार्टी से? मैं तो पार्टी का सिपाही हूँ, जो आदेश मिलेगा वो करूंगा। हाँ जी। ये थे हमारे साथ संजय गुप्ता, पूर्व विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अपने सहयोगी के साथ में हर्ष सैनी, जनता टीवी हरिद्वार। उधर पिरान कलियर दरगाह साबर पाक के 757वें सालाना उर्स में लगातार बारिश ने जायरीनों और व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बता दें आपको कि मेला मैदान और दरगाह क्षेत्र में जगह जगह पर पानी भर गया है, जिससे कि दुकानदारों का कारोबार ठप पड़ गया है। वहीं बारिश और कीचड़ के कारण कई दुकानदारों का सामान भीगकर खराब हो गया। इस बीच ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक चंद्र सेठ ने मेला क्षेत्र का दौरा कर पानी निकासी और साफ सफाई के लिए प्रशासन को त्वरित इंतजाम करने के निर्देश दिए। मैंने सुबह भी आज निरीक्षण किया था
बारिश के वजह से हमारा आज रेड अलर्ट भी है और कल ऑरेंज अलर्ट भी है। उसी हिसाब से हमारा मेला ग्राउंड हो गया और कई जगह पे पानी का निकासी के लिए टेम्पररी सोल्यूशन की तरफ से हमने कच्चे नाले खोदने के लिए भी बताया गया है और कई जगह में मोटर लगा के हम पानी का निकासी कर रहे हैं ताकि दुकान में आने वाले लोगों को ये नहीं होगा। और छोटे मोटे चीजों में कहीं भी एंट्री हमारा कहीं जर्मन हैंगर लगाया है उसमें मैटिंग करा रहा है ताकि लोगों का कितना भी है साफ सफाई रखे। और वो इस बार हट के ठेका नहीं दिया गया है, इस बार नगर पंचायत को ही दिया गया कि साफ सफाई रखने के लिए, तो उस वजह से भी वो हमारे प्रशासन के अंदर ही काम कर सके। उधर आपको बता दें कि कुमाऊं मंडल में पिछले 24 घंटे से हो रही लगातार भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है, जिसके चलते नैनीताल में पहाड़ी से गिरे एक बड़े बोल्डर की चपेट में एक वाहन आ गया और गनीमत रही कि यात्री सुरक्षित बच गए। बता दें कि जिले में अब तक कुल 23 सड़कें बंद हो चुकी हैं, जिनमें से 1 राष्ट्रीय राजमार्ग, 4 राजमार्ग और 18 संपर्क मार्ग जो हैं वो शामिल हैं। वहीं प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लोगों से घरों से बाहर ना निकलने की अपील की जा रही है। जनपद में कल से लगातार बारिश हो रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। उसका प्रभाव यह है कि हम बिल्कुल अलर्ट मोड में हैं। हमारे सभी उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, लाइन डिपार्टमेंट के, सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी, विद्युत विभाग के लोग और हमारा पूरा पुलिस का तंत्र सक्रिय है। हमारी जो है टीमें सड़कों पे हैं, मैदान में हैं। लेकिन हमारा जो है जनता से आह्वान है कि इस विपदा की स्थिति में, इस आपदा की स्थिति में, ये जो प्रकृति का स्वरूप है उससे उसका सामना करने के लिए सभी को सावधान रहने की आवश्यकता है। पूरे जनपद में 23 मार्ग इस समय बंद है, जिसमें एक एनएच जो है हमारा लगातार खुल रहा है और बंद हो रहा है। ये जो अल्मोड़ा को जानता है एनएच, वो फ्रॉग पॉइंट पे अभी बंद हुआ था, जिसको हमने खोल लिया है। 4 राज्य मार्ग जो है उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी गोलीकांड की 31वीं बरसी पर शहीदों को नमन करते हुए कई ऐतिहासिक घोषणाएं की। वहीं भारी बारिश के बीच सीएम धामी ने माल रोड का नाम बदलकर आंदोलनकारी माल रोड करने का ऐलान किया है, जिससे कि माहौल में गर्व और उत्साह छा गया। साथ ही उन्होंने शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया और गढ़वाल सभा भवन को सांस्कृतिक धरोहर केंद्र बनाने की घोषणा की। सीएम ने सिफन कोट के प्रभावित 84 परिवारों के पुनर्वास और पटरी व्यापारियों के लिए वेंडर जोन विकसित करने की भी बात कही। मसूरी गोलीकांड के सभी अमर बलिदानियों को मैं नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अपनी उत्तराखंड राज्य की ओर से हम सब उनका स्मरण करते हैं। हम उत्तराखंड आंदोलनकारियों को भी नमन करते हैं, जिनके संघर्षों के कारण से हमको उत्तराखंड राज्य प्राप्त हुआ। अटल जी का भी स्मरण करते हैं कि उन्होंने भी अपने प्रधानमंत्रित्व काल में उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया और आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार उत्तराखंड को संवारने का काम हो रहा है। हम इस दिन ये संकल्प लेते हैं, ये दिन हमको ये स्मरण दिलाता है कि हमारे राज्य के बलिदानियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर हमको उत्तराखंड राज्य के निर्माण का एक हमारा जो स्वप्न था वो पूरा किया। उनके सपनों के अनुरूप, उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप उत्तराखंड राज्य का हम निर्माण करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, उस काम को आगे बढ़ाएंगे, उनके सपनों को पूरा करेंगे और हमारा हर संभव प्रयास होगा कि जो उनकी अपेक्षाएं थी कि एक अच्छा उत्तराखंड, विकसित उत्तराखंड और ऐसा उत्तराखंड जो हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य के रूप में जिसकी गिनती हो, आदर्श राज्य के रूप में गिनती हो, उसके निर्माण के लिए हम विकल्प रहित जो हमारा संकल्प है, संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। उधर उत्तराखंड बीजेपी में नाराज विधायकों के सुर बदलते नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि जिसके चलते सोशल मीडिया और बयानों के जरिए जताई जा रही नाराजगियों पर प्रदेश अध्यक्ष अमरेंद्र भट्ट ने सख्त रुख अपनाया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि संगठन से जुड़े मसले प्रदेश अध्यक्ष और सरकार से जुड़े मुद्दे मुख्यमंत्री के सामने ही रखे जाए। इस बीच विधायक अरविंद पांडे और को तलब करने के बाद उन्होंने सरकार और मुख्यमंत्री की कार्यशैली की सराहना की। देखिए, पार्टी में किसी भी व्यक्ति को पार्टी के अनुशासन से बाहर जाने की अनुमति कतई नहीं दी जाएगी और हमने अपने सभी विधायकों को, दायित्वधारियों को कहा है, कोई विषय है अगर वो संगठन से जुड़ा हुआ है तो मुझसे बात करें, सरकार से जुड़ा है मुख्यमंत्री बात करें,
लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से इस प्रकार के विषय, जो विषय अनुसार के दायरे में आते हैं, उस विषय में पार्टी बहुत सख्त एक प्रकार से सख्ती से लेगी। और इस प्रकार की अनुमति हम किसी को कहने आए थे, नमस्ते कहने आए थे, नहीं पार्टी को यहाँ अपने ऑफिस में आना ये हमारे लिए सामान्य बात है, अक्सर हम लोग आते ही हैं। लेकिन कुछ बयानों की चर्चा आपकी हो रही है जो कहीं आपने सोशल मीडिया पे दिए होंगे, उसको लेकर भी देखिए वो सिर्फ इतनी बात है। देखो कई बार कहने का जो भाव होता है, आवेश होता है, वो कई बार ज्यादा बड़ा हो जाता है, विषय छोटा हो जाता है। सिर्फ विषय इतना है कि जब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तराखंड प्रदेश वासियों से, देवभूमि के लोगों से आह्वान किया कि आप डबल इंजन की गवर्नमेंट बनाइए, हम प्रदेश को सुविधा देंगे, तो देवभूमि के लोगों ने, सैनिक भूमि के लोगों ने मोदी जी के इस बात को आत्मसात किया और कमल के फूल पे वोट डालकर बीजेपी को जिताया। और जब बीजेपी जीत गई तो हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे मंत्री, विधायक सब लोग एकजुट होकर इसे प्रदेश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। उधर आईआईटी का 25वां दीक्षांत समारोह 5 सितंबर को आयोजित होगा, जिसके चलते इस बार 2614 छात्र छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी, जिनमें स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी स्तर के विद्यार्थी शामिल हैं। बता दें, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह शिरकत करेंगे। साथ ही उनके साथ कई अन्य वरिष्ठ लोग भी मौजूद रहेंगे। इस अवसर पर आईआईटी की नवाचार और उत्कृष्टता की परंपरा भी रेखांकित की जाएगी। तो इस बार का हमारा जो दीक्षांत समारोह है 5 सितंबर को मनाया जाएगा और कुल मिला के जो है हम लोगों ने 2614 छात्रों को डिग्री दी जाएंगी। और इस कन्वोकेशन के जो मुख्य अतिथि हमारे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। और वो एक जाने माने फिजिशियन रहे हैं और बहुत अच्छे वक्ता हैं। उनके अलावा डॉक्टर निर्मलजीत सिंह जो हमारे एलुमनाई भी हैं आईआईटी रुड़की के और रिटायर्ड आईएएस हैं, तो फॉर्मर चेयरपर्सन जो है एनसीवीटी, जो नेशनल काउंसिल है ऑफ वैल्यू एजुकेशन, उसकी ट्रेनिंग की, तो जिसमें काफ़ी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम तो ये सब कराए जाते हैं। तो और वो फॉर्मल एडिशनल सेक्रेटरी भी रहे पंजाब गवर्नमेंट के, वो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर रहेंगे। इनके अलावा जैसे हमारे चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर श्री वी रेड्डी जी वो भी इस कन्वोकेशन में जो प्रिजाइड करेंगे। और हमारे एक और अलुमनी श्री पंकज अग्रवाल जी, जो अभी सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के, तो वो अवार्ड सेरेमनी में आएंगे। और इस तरह से कुल मिला के अगर हम देखते हैं तो कन्वोकेशन में हमारे बहुत सारे बोर्ड मेंबर्स होंगे और भी बहुत सारे अतिथि जो इस पूरे कन्वोकेशन में महिलाओं को, और टोटल जैसे मैंने कहा कि हम लोग जो है 2614 छात्रों को डिग्री दे रहे हैं और इसमें जो है 500 पीएचडी डिग्री होल्डर्स हैं और टोटल 602 महिलाएं जो हैं इस कन्वोकेशन में डिग्री लेंगी। आस्था की नगरी हरिद्वार अब डिजिटल युग से भी जुड़ गई है, जिसके चलते सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज ने एक ईश्वर ऐप लॉन्च किया और इस ऐप के जरिए श्रद्धालु घर बैठे वर्चुअल दर्शन, आरती और प्रसाद का लाभ उठा सकेंगे। खास बात यह है कि सभी पूजा सामग्री पारंपरिक रीति और शुद्धता के साथ घर घर पहुंच जाएगी। और इस मौके पर महाकुंभ में चर्चित रही साध्वी हर्षा रिचारिया ने ऐसे हमारे संवाददाता हर्ष सैनी ने खास बातचीत की। ऐप के जरिए आज हरिद्वार पहुंची हैं हर्षा मैडम हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मैडम, आज ऐप की लॉन्चिंग हुई है, हरिद्वार आप पहुंची हैं, कैसे देख रही हैं इस अनुभव को? देखिए, मेरा यहाँ पहुँचना ये खुद में ऐसा इंट्यूशन था कि भाई मुझे गुरुदेव के दर्शन करने, उनका आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि मैं कहीं सफर पे निकल रही थी। तो मैं तो सिर्फ उसके लिए आई थी कि गुरुदेव के दर्शन करने, उनका आशीर्वाद लेना। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे आज कोई कार्यक्रम है या कोई ऐप लॉन्चिंग है, तो ये मुझे पहले नहीं पता था। तो कभी कभी आपको कुछ चीजें नहीं पता होती है, लेकिन ऊपर से सहयोग हर चीज का बना होता है, तो बस वैसा ही कुछ हुआ है। मैडम, आप इतनी युवा हैं और आस्था के मार्ग पर निकल पड़ी हैं, आपसे बहुत सारी युवा मोटिवेट होते हैं, कैसे देख रही हैं, क्या संदेश देंगी हरिद्वार के और देश भर के युवाओं का?
लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर कोई डीपली नहीं भी इन्वॉल्व हो सकता है तो कम से कम जितना हो सकता है उतना वो हो, अपने धर्म के प्रति, अपने कर्म के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति, सनातन के प्रति जितना हो सकता है थोड़ा बहुत वहां से तो हम शुरू करें, फिर धीरे धीरे ईश्वर खुद आपको गहराई में लेके जाता है। हर हर महादेव। तो ये थी हमारे अपने सहयोगी के साथ हर्ष सैनी, जनता टीवी हरिद्वार। आज भी लोग हैं जो विदेशों में रह रहे हैं, अमेरिका में है, लंदन में है, यूरोप में है, जो हम इंडिया नहीं आ पाते, मंदिरों में नहीं जा पाते हैं, अगर वो ऐप के माध्यम से दर्शन करते हैं। आज देखो, आपने देखा, आपने ही दिखाया मेरा पूजन सामग्री अभिषेक सावन का, लगभग 170 करोड़ लोगों ने अब तक देखा, 170 करोड़ लोगों ने देखा। और मैं आज जिस घर में जाता हूँ वहाँ लोग, मुझे 2-4 लोग मिलते हैं, स्वामी जी मैं 3 घंटे देखा, मैं स्वामी जी में 4 घंटे देखा, स्वामी जी में 5 घंटे देखा। आज उनके घर में महादेव आने लगे, आज उनके घर में शिवलिंग आने लगे, आज उनके घर में पूजन सामग्री के प्रति श्रद्धा बढ़ने लगी। तो मुझे लगता है एक समय ऐप की जरूरत है, एक समय ऐसा आएगा जब ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्वयं ऐप बन जाएगा और वो पूजन करने लगेगा। उधर मसूरी गोलीकांड की 31वीं बरसी पर शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं सीएम के जाते ही क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की और सरकार पर शहीदों का अपमान करने का आरोप लगाया। साथ ही यूकेडी नेताओं ने कहा कि शहीदों के हत्यारे आज भी खुले घूम रहे हैं और उन्हें सम्मानित किया जा रहा है और उन्होंने चेतावनी दी कि 2027 के चुनाव में यूकेडी मजबूती से मैदान में उतरेगी। 2 सितंबर का दिन पूरे उत्तराखंड में काले दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि राज्य उत्तराखंड पृथक राज्य के आंदोलन में यहाँ पर जो है गोली कांड हुआ था, जिसमें हमारी मातृशक्ति की भी यहाँ पे जाने गई थी। आज 25 वर्ष बीत जाने के बाद भी आप देखेंगे कि यहाँ पर यहाँ के मूल निवासी, हम लोग जो आंदोलन हमने करा है, उनको यहाँ पर जो है शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ बैरिकेडिंग पर रोक दिया जाता है। क्या ये राज्य इसलिए बनाया था कि यहाँ के मूल निवासियों को बाहर रोक दिया जाए? ये जो मंच पर बैठे हुए ये राज्य विरोधी लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस राज्य को बनाने में, इन्होंने जो है उस समय इन्होंने रोका था यहाँ की स्थानीय ताकतों को। लेकिन हम चेताना चाहते हैं इनको भी, और हम अपनी उत्तराखंड की जनता से अपने रामबंद उनको करना चाहते हैं कि ये राज्य हमने इसलिए नहीं मांगा कि यहाँ के मूल निवासियों को बाहर रोका जाए, उनके जो अधिकारों पर जो है अतिक्रमण किया जाए। ये राज्य हमने मांगा था यहाँ के मूल निवासियों के लिए, उनके अधिकारों के लिए। तो आज जो है मेरा स्पष्ट सरकार से कहना है कि वो चेत जाए, वरना एक आंदोलन तैयार है, इस राज्य को बचाने का आंदोलन, और इसके लिए जो है पूरी उत्तराखंड की जनता जो है लामबद्ध हो चुकी है और इसके जो है बड़े परिणाम शीघ्र ही देखने को आपको मिलेंगे। साथ वास्तव में जो इस आंदोलन में शरीक थे, आप श्री लताफत हुसैन जी हमारे साथ हैं, लेकिन बड़ा दुख की बात है, हम हर साल यहाँ पर आते हैं, लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी सरकार आने के बाद इस मंच को व्यावसायिक बना दिया है और उसने अपनी सरकार का एडवर्टाइजमेंट का अड्डा बना दिया है, ये दुखद है। ये हमारे शहीद हैं और इनका भगवान का रूप ले लिया है। यहाँ पर दर्शन के लिए आम लोग सभी को एक समान का समान देखना चाहिए। अभी देखने में आया है कि हमारे युवा के जो कुछ लोग थे उनको गांधी चौक में पीछे रोक दिया गया है, बहुत ही दुखद है। इसको यहाँ पर इसको वीआईपी करण नहीं करना चाहिए और ये मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो व्यवस्था है ये कुल मिलाकर के वर्तमान सरकार की तानाशाही है और इनकी अपनी रूल हुकूमत चल रही है। इसलिए हमारा यही नारा है कि धामी तेरी ये जागीर नहीं है, ये शहीद स्थल हमारा है। और इसी नारे के साथ आने वाले टाइम में अगर व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ तो ये जन आंदोलन बहुत आगे तक जाएगा। राज्य बनाने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल ने 42 से ज़्यादा शहादत दी है। उसके बाद राज्य की जो राजनीति है उससे उत्तराखंड क्रांति दल बाहर हो गया। आज हम अपने शहीदों को याद करने के लिए यहाँ पर आते हैं और उसके बाद हमारे लोगों को रोक दिया जाता है। क्या ये शहीद स्थल भी हमारा नहीं रहा? एक तरफ तो भाजपा की सरकार, केंद्र की सरकार उत्तराखंड के शहीदों पर गोली चलाने वाले, बलात्कार करने वाले मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण देती है और दूसरी ओर धामी जी शहीदों के यहाँ बीच में ढोंग करते हैं। यहाँ पर आकर अगर ये शहीदों का सम्मान करते हैं तो अभी भी उत्तराखंड आंदोलनकारियों के जो जिन्होंने कत्ल किए वो लोग जिंदा हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? ये एक तरफा, ये दो तरफा, ये क्या, ये दो धारी तलवार कहाँ चला रहे हैं?
ये दोहरा चरित्र इस सत्ता का है। अगर इनकी वास्तविक तौर पे उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड के शहीदों के लिए सम्मान है, तो जो लोग अभी भी जिंदा हैं, जो एसडीएम डीएम लोग अभी भी जिंदा हैं, जिनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, उनके ऊपर ठोस कदम उठाइए। उधर देहरादून को देश के 10 असुरक्षित शहरों में शामिल किए जाने की रिपोर्ट पर राजनीति गर्मा गई है, जिसके चलते उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है और महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में देहरादून स्थित बीजेपी मुख्यालय का घेराव किया जाएगा। बता दें कि महिला कांग्रेस का आरोप यह है कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। ये देवभूमि उत्तराखंड है। बड़े अफसोस की बात है कि जब से भाजपा की सरकार सत्ता में आई है, तब से देवभूमि में लगातार महिलाओं के ऊपर जो अपराध की घटनाएं हैं, महिलाएं के साथ जो दुष्कर्म की घटनाएं हैं, लगातार बढ़ती जा रही है। 9 जो हिमालय राज्य हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो दुष्कर्म की घटनाएं हैं, महिला उत्पीड़न की घटनाएं हैं, महिलाओं की गुमशुदगी की घटनाएं हैं, वो इस प्रदेश में उत्तराखंड में है। और कल जो नारी की जो रिपोर्ट आई है, और जिसमें देहरादून को 10 जो शहर है पूरे देश में, उनमें सबसे असुरक्षित माना गया है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये इस प्रदेश के लिए भी अच्छा नहीं है। जो शहर, जो प्रदेश हमारा देवभूमि है, जो शहर लोगों की शिक्षा के लिए माना जाता था, आज उसी शहर के बारे में ये बात की जा रही है कि वो महिलाओं के लिए पूरी तरीके से असुरक्षित है। तो उसके खिलाफ कल हमारा भाजपा मुख्यालय का घेराव है, क्योंकि ये सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में विफल रही है। ये सरकार इस प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षा देने में विफल रही है और उसके खिलाफ प्रदर्शन है। उधर देहरादून को असुरक्षित शहरों में दिखाने वाली एक निजी कंपनी की रिपोर्ट पर विवाद खड़ा हो गया है। बता दें कि दरअसल पी वैल्यू एनालिटिक्स की NARI 2025 रिपोर्ट को राज्य और राष्ट्रीय महिला आयोग ने खारिज कर दिया है। बता दें कि आयोगों का कहना है कि रिपोर्ट सिर्फ 400 महिलाओं से फोन पर राय लेकर तैयार की गई है, जबकि शहर की महिलाएं की आबादी करीब 9 लाख है। देखिए, अब कोई भी रिपोर्ट रिलीज हुई है, चूंकि एक सेंसेशनल खबर बनती है, तो उस खबर के हिसाब से लोग शेयर कर रहे हैं। जैसा अभी CEO रीना ने बताया इसमें कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनसे ये भी कनेक्टेड होंगे, चूंकि लेडी ऑफिसर भी हैं, बहुत सारे ऐसे गर्ल्स भी कनेक्टेड हैं, कॉलेजेस में भी जाती हैं, तो वो क्वेश्चंस इनसे भी गर्ल्स पूछ रहे हैं। मैंने आज इसीलिए वीडियो UPS की और बहुत सारी बच्चियों की मंगाई थी, और सबका कहना है कि हम तो यहाँ फ्रीली अपने घर से दूर आ रहे हैं, तो लेट नाइट भी जाते हैं, हम तो एक्सकर्शन टूर्स में भी जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, तो ये परसेप्शन क्यों डेवलप किया गया अचानक से कि अनसेफ है। उसमें बहुत सारी गर्ल्स का भी देखेंगे आप, मैंने वीडियो लेके UPS में भी गर्ल्स का भी था और कॉलेज ऑफ गोइंग गर्ल्स का भी था, और जो PGs में रहती है लेट नाइट कहीं खाना खाने अपने दोस्तों के साथ भी जाती है, तो ये उनका कहना है कि ये परसेप्शन बना कैसे। तो जब हम पॉजिटिव परसेप्शन बनाते हैं तो पॉजिटिव जाता है, नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव जाता है। तो मेरी आपसे भी अपील है कि इस चीजों को थोड़ा सा आप भी इसको एनालिसिस करें, उसको समझें, और जो चीज सही लगती है उसी हिसाब से उसको आगे प्रसारित करें। चलिए, देवभूमि उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।